हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी जागरण क्लास 8 में। तो जागरण क्लास यहाँ पर आपकी 8th नंबर की ये चलने वाली है आज की। तो चलिए जोर शोर से एकदम से सुपर डुपर हिट बनाते हैं इस क्लास को और फटाफट से क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है। इससे पहले कल आप लोगों ने जागरण क्लास 7 कवर किया था, जिसमें हम लोग कवर करते हैं बहुत ही सारे ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं और साथ ही साथ में करते हैं लास्ट में सुपर फास्ट रिवीजन और कल के क्वेश्चन का भी और उससे एक दिन पहले का भी। तो कहने का मतलब जागरण क्लास में जितनी भी आप लोग क्वेश्चन कर चुके होते हैं सभी को मतलब घोल घोल करके पीना होता है। कहने का मतलब चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ और एक सीट अपनी पक्की करिए। आप सभी को यहाँ पर टाइम टेबल बता देते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे वनडे एग्जाम्स 2.0 आपका एक चैनल है जिस पर हम करंट अफेयर कवर करते हैं। तो वहाँ पर करंट अफेयर के डेली वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 8 बजे। और वनडे एग्जाम टारगेट पर आपकी क्लासेस होती है मॉर्निंग में 10 बजे होती हैं और दोपहर के 3 बजे आपका प्रैक्टिस सेट कवर किया जाता है। और हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट जरूर किया करिए, प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व किया करिए। देखिए एग्जाम तक कभी भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो लास्ट में प्रैक्टिस सेट कवर करते हैं, तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जा रही है कि पहले दिन से प्रैक्टिस सेट सर कवर करवा रहे हो। तो 3 बजे की क्लास आपकी सुपर डुपर हिट होती है, उसे जरूर ज्वाइन करिए मेरी रिक्वेस्ट पर। और उसके बाद आपकी एक होती है 10:30 बजे आपकी जागरण क्लास, जो कि आप लोग इसमें आ चुके हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी तक पहुंच सके। और चलिए खा पी करके बैठे होंगे तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। और अगर खाए पिए भी नहीं होंगे हमको इसकी भी टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड्स कौन थे? उनका नाम आपको बताना है। अर्गेस्ट्रोलाइन, क्रो-मैग्नन, निएंडरथल या फिर प्रोकॉन्सल। ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए भाई, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है। क्या बात है, सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे एकदम से। शेर बहादुर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। विकल्प हमारा सही हो जाता है क्रो-मैग्नन, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्रो वर्गीकृत किए जाने वाले जो प्रारंभिक होमोनॉइड थे ये क्रो-मैग्नन थे। होमो सैपियंस जो है ये आधुनिक मानव, ये कौन से मानव है? ये आधुनिक मानव है, ये आधुनिक मानव है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। होमो सैपियंस को हम आधुनिक मानव कहते हैं। और ये जो प्रोकॉन्सल होते हैं ये बिना पूंछ के बंदर होते हैं। कौन होते हैं ये? बिना पूंछ के बंदर। ये अब यही कि थोड़ा सा फनी सा लग रहा है तो नहीं, ये बिना पूंछ वाले बंदर थे। यानी कि विकास में जब मानव का विकास होता है तो पूंछ पहले रहती फिर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो बिना पूंछ का बंदर ये मानव के विकास में एक स्थिति आती है। प्रोकॉन्सल को ड्रायोपिथेकस कहा जाता है, ड्रायोपिथेकस कहा जाता है। और आपको बताते चलते हैं रामापिथेकस, जो रामापिथेकस है, रामापिथेकस ये मानव विकास की प्रथम पीढ़ी माना जाता है रामापिथेकस को, ठीक है। और रामापिथेकस मानव का प्रथम जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया? शिवालिका क्षेत्र में खोजा गया, शिवालिका क्षेत्र में खोजा गया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? फटाफट से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना जल्दी से रिप्लाई करते रहेंगे, जल्दी से रिप्लाई करते रहेंगे तो फिर हम लोग जल्दी से कवर करते हुए चलेंगे, जल्दी से कवर करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। भिन्न कौन सा यहाँ पर होगा? एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, पीतल है। देखिए एकदम से एक्टिव होकर के रिप्लाई करते रहेंगे ना तो हम जल्दी से क्लास को कवर कर लेंगे। और एक एनर्जी और जोश जो है ना इसको जगा करके रखिए भाई, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी कवर करते हैं ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप टॉपिक सिलेबस कवर करते हैं उससे ज़्यादा है कि अपने जोश को मेंटेन रखिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पीतल, ब्रास। देखिए एल्युमिनियम, लोहा, तांबा ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं हैं। ये क्या है? पीतल क्या है? ये मिश्र धातु है, मिश्र धातु।
ये किससे मिलकर के बना होता पीतल? ये पीतल मिलकर के बना होता तांबा और जिंक से। क्या हम सही बता रहे हैं? तांबा और जिंक से मिलकर के बना हुआ होता है तांबा और जिंक। तांबा का प्रतिशत कितना होता है? तांबा होता है 70%, जिंक होता है 30%। ठीक है, अब यहीं पर ये भी जान लीजिए, कांसा जो ब्रॉन्ज होता है ये किसकी मिश्र धातु होती है? ये तांबा के साथ, यहाँ पर तांबा में टिन जुड़ जाता है, तांबा में टिन जुड़ जाता है। ठीक है, तांबा इसमें कितना होता है? 90% होता है, और जो टिन होता है 10% होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी हुई होती है? फिल इन द ब्लैंक है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह फिल इन द ब्लैंक से बनी हुई होती है, कंक्रीट, मिट्टी, घास या फिर कारपेट। ऑप्शन ए सही हो जाता है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी हुई होती? कंक्रीट से बनी हुई होती है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए, आपसे फास्ट हम है, आपसे फास्ट हम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और आप लोगों की रिप्लाई बहुत ही स्लो आ रही, बहुत ही स्लो आ रही है। ठीक है, शैतानी बाद में, लेकिन अभी कमेंट सेक्शन आप अपने रिप्लाई से अपने दिमाग का यूज करके भर डालिए, उसके बाद आप लोग चाहे जितनी बात करेंगे पूरी छूट है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए, राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? जितने क्वेश्चन करते जाए ना, साथ साथ में आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते हुए चलिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मुझे समझ आता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रगान प्रथम बार 1911 में कहाँ पर गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत बढ़िया, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? ये राष्ट्रगान हो गया। राष्ट्रगान कौन सा? जनगण मन, जनगण मन हो गया, जनगण मन अधिनायक, ये हो गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और ये राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर इन्हें आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले राष्ट्रगीत कब गाया गया था? 1896 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रगान कितने समय में पूरा होता है? राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरा होता है। लेकिन अगर कम समय में गाना हो तो कितने सेकंड का ये होता है? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी स्क्रीन पर अच्छी तरीके से दिख रहा है। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था? हीलियोसेंट्रिक। निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर, या फिर फ्रेडरिक वेसल। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। गैलीलियो गैलीली को हीलियोसेंट्रिज्म ये सपोर्ट कर रहे थे, तो इस वजह से ये खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? मुकुलन इस तरीके से, मतलब ऐसे बड निकल जाते हैं, तो इसके द्वारा कौन सा, एक बड फिर अलग हो जाते हैं। जैसे मतलब एक ऐसे जीव, मतलब जीव है, ये समझ सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें बडिंग होती है तो एक यहाँ से और निकल जाता है, तो फिर ये बड जब अलग हो जाता है, एक तो ये पहले से था पेरेंटल था, और इसके बाद से ये फिर जब बनता तो ये अलग हो जाता है, ये फिर दूसरा बन गया, मतलब एक ये बना फिर दूसरा ये हो गया, फिर जो जितने भी बड बने हुए होते हैं अलग हो जाते हैं, तो फिर एक पीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? मूंगा है, हाइड्रा है, स्पंज है, एनिलिडा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा वेरी गुड। ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपका नहीं आ रहा है क्या?
या तो टफ हैं क्वेश्चंस या फिर कैसे हैं? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, एनिलिडा। देखिए एनिलिडा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। देखिए एनिलिडा में आपका एग्जांपल हम बता देते हैं फिर आपके समझ में आए। एनिलिडा में, एनिलिड्स में आते हैं, जैसे केचुआ हो गया ना, केचुआ एनिलिडा का जंतु है। तो केचुए में जो प्रजनन होता है, यानी कि एनिलिडा का जो प्रजनन होता है, तो ये सीटी के द्वारा होता है। ठीक है, और इस संघ की जो प्राणी है उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन ये वृक्क के द्वारा करते हैं। केचुआ हुआ, जोक हुआ, नेरिस हुआ, और केचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। और स्पंज जो होते हैं पोरीफेरा के जंतु हैं, पोरीफेरा जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं। और ये मूंगा हुआ, हाइड्रा हुआ, ये सभी सिलेंट्रेटा के हैं। किसके हैं? सिलेंट्रेटा वर्ग के हैं। सिलेंट्रेटा वर्ग नहीं, कुल है, सिलेंट्रेटा कुल के ये प्राणी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाँ, फेरेटिमा फॉस्टिमा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप या फिर ओजोन क्षय। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, ओजोन क्षय। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका प्रभाव ओजोन मतलब परत पर नहीं पाई जाती है। अरे पार्ट होते हैं उसके। ध्वनि प्रदूषण के कारण देखिए पशुओं की मौत हो जाती है, कर्णनाद हो जाता है, फिर उच्च रक्तचाप हो जाता है, निद्रा में कमी आ जाती है, ये सभी होता है। लेकिन ओजोन क्षय का मुख्य कारण है प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, मेनली CFC वगैरह होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? प्लेग उन्मूलन की याद में, भाई ये भी देखिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करेंगे। चलिए फटाफट से, अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या फिर कुतुब मीनार, विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चार मीनार है। ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन बी, चार मीनार। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार स्मारक का निर्माण किया गया था। और ये चार मीनार है कहाँ पे? चार मीनार है कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना, फटाफट से रिप्लाई करते रहना। आप लोग जितना वेस्ट करना हो वेस्ट कर लीजिए, समय बिल्कुल भी नहीं है। जितना गाना गाने जो भी करना है ना करिए, खूब बतिया लीजिए। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? प्लैटिनम है, टैटलम, टंगस्टन, फिर एंटीमनी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? एक लाइट बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से रिप्लाई करिए। एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो बना हुआ होता है टंगस्टन का। ऑप्शन सी सही हो जाता है। लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, बाबर। बाबर, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। बाबर का जन्म कहां पर हुआ था? मध्य एशिया के फरगान राज्य में। ठीक है, ये 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गया था। ठीक है, कब? 1494 में, 1494 में। फिर 1504 में ये काबुल को जीत कर, मतलब काबुल को जीत लेता 1504 में। और 21 अप्रैल 1526 को ही होता है ना पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके ये मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने की है।
अच्छा एक बात ये बताइए, तुजुक ए बावरी, तुझ के बावरी हमने आपसे पूछा है, बताएं, आपको बताया मैंने, तुझ के ये बावरी ये किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए एक क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाता है, तो इसे हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, पहली रिप्लाई आपकी आनी चाहिए, नकल करके रिप्लाई देने की कोशिश मत किया करिए। ऑप्शन बी सही हो जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है, ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई में है। क्लियर है? तो 11 दिसंबर, देखिए 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करके, मतलब बिहार को बंगाल से अलग करने और उसकी राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सभी जो घोषणाएं थी वो 1912 में अच्छे तरीके से लागू हुई थी। और यहीं पर ये गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में बहुत कंफ्यूज करते हैं और साथ साथ में हम दोनों बताते चलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया गेट 1924 में, ये जानते रहिए 1924 में बनाया गया। कब, कहाँ पर ये है गेट? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया ये है मुंबई में, इंडिया गेट कहाँ पर है? ये है दिल्ली में, ठीक है। तो किस लिए बनवाया गया था? प्रथम युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ऐसे भी शौक है भाई, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? एक हम लोग हैं, दुनिया मतलब घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन सी डेनिस टिटो। डेनिस टिटो 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, ये पर्यटक था, घूमने गया था, पर्यटक डेनिस टिटो थे। ये टिटो यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये पूंजीपति थे भाई। अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? देखिए ध्यान से, अभी इसमें देखते हैं सारे लोग गलती करेंगे, कुछ लोगों को छोड़ के। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में नीचे आपको कमेंट करके बताना है भाई। ओके वेरी गुड, राघवेंद्र सिंह पहली रिप्लाई, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी बिना किसी देरी के भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी, 1972 में। अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, भारत के मिसाइल मैन। मिसाइल का भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो अब्दुल कलाम को कहा जाता है। और होमी जहांगीर भाभा के भी बारे में जानते चलिए। होमी जहांगीर भाभा जो हैं ये परमाणु कार्यक्रम के भारत में जनक हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु कार्यक्रम के, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यहाँ पर विक्रम साराभाई। तो दो में आप लोग कंफ्यूज करते हैं,
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ये हैं विक्रम साराभाई, और परमाणु कार्यक्रम के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई है। मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? 1983 से हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, कम टाइम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे, रुकना बिल्कुल भी नहीं, फटाफट से करेंगे हम लोग कवर। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड। चलिए भाई, ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ब्रोमीन। क्यों, मेरे कुछ दिक्कत है क्या? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ब्रोमीन। ऑप्शन बी, एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। कमरे का तापमान कितना होता है? कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? आइडियल टेम्परेचर किसे माना जाता है? ठीक है ठीक है, रचना कमाल करेगी आगे। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, कमरे का तापमान। कमरे का तापमान आपको बताना है, कमरे का तापमान। वेरी गुड, कमरे का तापमान जल्दी से बताइए, कमरे का तापमान। चलिए 25 डिग्री भी आ गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ गया। सही कौन सा है? कोई बात नहीं, हमें तो बहुत ही सही लगा है। ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप लोग बता रहे हैं। चलिए अच्छा ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए क्लास के लास्ट तक में, या फिर तब तक खोज लीजिए, कुछ तो करिए। 25 और 27 का कंफ्यूजन दूर हो। 37 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 37 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 98.6 भी नहीं होगा। 25, 27, 37, 98.6, बड़ा कंफ्यूजन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा रखे रहिए ना दिमाग में हलचल सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अच्छा एक और आपको बताते चलते, एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहती है, एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहती है कौन सी है? एकमात्र धातु जो तरल अवस्था में रहती है। यहाँ पर अधातु मैंने पूछा है, और इससे पहले ये धातु है, ये धातु हम पूछ रहे हैं अभी। तो धातु में अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखिए वो पारा होगा। पारा या मरकरी एक ही है, पारा मरकरी, ठीक है, पारा या मरकरी। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग, फैचिंग, प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, बूटिंग कहते हैं। अब देखते होंगे ना, बूटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये देखिए, सीडी रोम जो होता है, सीडी रोम में क्या काम होता है ये पूछा गया है। सीडी रोम में आंकड़े और चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित किया जाता है, ठीक है, ये जानते रहिए। और चलिए, पेन ड्राइव में क्या होता है, सूचनाओं को रखा जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? चलिए
वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला बहुत ही सामान्य यौगिक माना जाता है। और ये आप जानते रहिए, गुर्दे की पथरी जो होती है सेलों के मतलब गांठ से बनी हुई होती है, जो कि मतलब इसके फटने से आदमी की मौत तक भी हो जाती है। पथरी का उपचार अगर देखा जाए सर्जरी से होता है, लेजर सभी इन सभी के माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, तो ये ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट ये सामान्य यौगिक है जिसकी वजह से, सर्वाधिक सामान्य यौगिक जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पथरी होती है, ये जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम, वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम किसने बनवाया? बचा करके बोलना है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, देखिए, चीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ब्राजील, जर्मनी। चलिए, ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, चीन। ये भाई चीन है। चीन देश में 2008 ईस्वी के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया गया था। 2008 में जो ओलंपिक हुआ था कहां पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था। बीजिंग कहां पर है? अमेरिका में है कि चीन में है? बीजिंग कहां पर है? चीन में है। 2012 में ओलंपिक कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए, और यहां पर आप बताइए 2016 में कहां पर हुआ था ओलंपिक? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 में, देखिए 4 साल के गैप में होता है। 2020 में ओलंपिक कहां पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था 2020 में। ठीक है, चलिए, अगला ओलंपिक कहां पर होगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? चलिए, नेक्स्ट है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? किस भारतीय ने? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था। शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन किसके साथ जीता था? किसके साथ बता सकते हैं? बहुत ही आसान से, कई बार हमने बताया है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का जो शांति का नोबेल प्राइज मिला था, किसके साथ मिला था? ये पाकिस्तान की हैं। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, आप लोगों ने एससीईआरटी में पढ़ाया था। ये एक आंदोलन के जनक माने जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक माने जाते हैं। कैलाश सत्यार्थी बाल श्रमिक उन्मूलन के भारत में नायक हैं। बाल श्रमिक उन्मूलन, ये बच्चों से श्रम कराने की, इसी सब चीज से रिलेटेड ये शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और यहाँ पर इनको जो पुरस्कार मिला था साथ में ना, शांति का नोबेल प्राइज, ये मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की सामाजिक, एक तरीके से सामाजिक न्याय की प्रतीक मानी जाती हैं, जो स्कूली जीवन में रूढ़वादी के विरोध मतलब रूढ़वादिता का विरोध करने पर ये शिकार हुई थी। इन पर हमला किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। लाइन देखिए, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है लेकिन तिरछी मार करती है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, प्यादा होता है। शतरंज की जो गोटी सीधे चलती है लेकिन तिरछी मार करती है, वो होती है प्यादा। अगर आप लोगों ने शतरंज खेला होगा तो, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो शतरंज की शुरुआत कहाँ पर हुई है? भारत से हुई है। शतरंज की शुरुआत भारत से हुई। शतरंज में कुल कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। शतरंज में कुल 64 वर्ग होते हैं।
शतरंज में रानी सबसे महत्वपूर्ण होती है, रानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिशप, चेकमेट, ये जो शब्दावली प्रयुक्त होती है ना, ये शतरंज में ही होती है, शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है फिल इन द ब्लैंक। 2015 में फिल इन द ब्लैंक ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि। 2015 में फिल इन द ब्लैंक ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। कहां पर? चलिए, वेरी गुड, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर वर्ष 2015 में जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। अच्छा, आप ये बताइए, मार्स ग्रह पर कौन सी गैस पाई गई है? ये मीथेन पाई गई है। मार्स ग्रह पर मीथेन गैस पाई गई है और यहाँ पर जीवन की प्रबल संभावना हो रही, तभी देखिए मार्स गैस पर भेजे जा रहे। भारत का मंगलयान भी मार्स गैस पर गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ट्रेडमार्क किसका है? UNIX, यूनिक्स। ऑप्शन बी सही हो जाता है, बेल लैबोरेटरीज। ऑप्शन बी, बेल लैबोरेटरीज का ये ट्रेडमार्क है। देखिए, ट्रेडमार्क जानते हैं क्या होता है? ट्रेडमार्क जैसे एक तरीके से आप ये जान सकते हैं कि किसी कंपनी या ब्रांड का प्रतीक चिन्ह होता है। कि ब्रांड जैसे मतलब आप लोग कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लेना, तो कहने का मतलब बेल लैबोरेटरीज, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क होता है भाई। ठीक है, तो ये है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताते चलते, जैसे ट्रेडमार्क हो गया किसी कंपनी या ब्रांड का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है, वैसे ही हॉलमार्क होता है। हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क आप लोग सुने होंगे, बड़ा ऐड आता है ना, जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके। तो हॉलमार्क आभूषण का ट्रेडमार्क है। किसका है? आभूषण का ट्रेडमार्क होता है। अच्छा, अब इकोमार्क क्या है? इकोमार्क ये है पर्यावरण का ट्रेडमार्क। ठीक है। अच्छा, ISO ये ट्रेडमार्क गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह है, गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। विकल्प कौन सा सही होगा? सफेद रेगिस्तान, चलिए भाई जल्दी से बताइए, सफेद रेगिस्तान कहां पर है? सफेद रेगिस्तान, ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? ठीक, वेरी गुड। चलिए, अब दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लाल रंग होता है, लाल रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। और यहीं पर यह भी जानिए किस प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो बैगनी की प्रकाश आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जो रंगों का वर्ण विक्षेपण होता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जो रंगों का वर्ण विक्षेपण होता है, ये एक लाइन से जो मिलता है ना किसी पर्दे पर, इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
तो इसमें 7 रंग होते हैं ना, बिबग्योर कहा जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है इस तरीके से। ये क्यों आप लोगों के कुछ मैथ कमेंट आ ही नहीं रहा है क्यों? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो ये जो अनुच्छेद 21, ये क्या हो गया, अनुच्छेद 21A आ जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है घूम फिर कर कहीं पर तो आ ही जाएगा आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं पर आपके एग्जाम में आ जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन ए 100%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में शिक्षा देने का निर्देश है। यहां पर 45 आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य प्रत्येक 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। यहीं पर आप और एक चीज ध्यान रखिए, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का में 11वां जो पैरा है, 11वां पैरा, इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक जो गार्जियन होते हैं उनको 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य कहा गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार, बहुत ही आसान है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? हे भगवान, अब इसको कोई गलत नहीं करेगा, ये किसी को गलत नहीं करना है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा। ऑप्शन ये सही हो जाता है, 3:2 का अनुपात होना चाहिए। अच्छा, तिरंगा झंडा में जो अशोक चक्र लिया गया, कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह ये अशोक चक्र है। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। अच्छा चलिए, ये सब तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। और इसमें चक्र जो है किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है। ये हो गया, हम लोग जो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत सही, बहुत सही। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। चलिए जल्दी से, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के कुछ आसान से आ जाने चाहिए भाई। हम रोज एकदम से कड़ी कड़ी जब रोटियां तोड़ेंगे ना, उसमें एक सॉफ्ट रोटी तो आनी ही चाहिए ना। अब इतना हक तो मतलब इतना तो बनता है ना कि थोड़ा सा सिंपल भी आ जाए। चलिए, झंडा समिति के अध्यक्ष जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया? आसान से क्वेश्चन कहाँ है? हमने इसीलिए हम इसको लिए थे कि इसमें तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन दागना है। तो आप बताइए जल्दी से, तिरंगा झंडा कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा स्वीकार किया था। अच्छा, सबसे पहले विदेश में झंडा किसने फहराया? सबसे पहले भारत का जो झंडा था विदेश में किसने फहराया और कब फहराया? तो भारत का झंडा विदेश में सबसे पहले किसने फहराया? मैडम भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी से। अच्छा, एक मिनट, ओके। झंडा समिति के, ठीक है, झंडा समिति के यहां पर, चलिए वेरी गुड, राजेंद्र, ठीक, राजेंद्र प्रसाद है।
गलती हो यहाँ पे, ये सुधार कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, जल्दबाजी में, चलिए राजेंद्र प्रसाद, आप लोगों की कमेंट हमने, हाँ कमेंट देखने के बाद, चलिए राजेंद्र प्रसाद, इसको ये मिस्टेक सही कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से ऐसे बच्चे होने चाहिए, एकदम एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ राजेंद्र प्रसाद ही सही है, हो गया ना, हाँ ठीक है। इतने तगड़े की गड़बड़ा गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऐसे बच्चे होने चाहिए भाई, सही है सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन, बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाता है, ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन ए, क्या बात है, एक्सीलेंट। आज तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील हुआ अंदर से। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, असम है, ऑप्शन बी सही होता है, असम है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम है। कहां पर? असम के डिगबोई में, ये हम आपको एससीईआरटी में पढ़ा चुके हैं। असम के डिगबोई में सबसे पहले कब? 1904 में तेल निकाला गया था। और यहीं पर ये भी जानते चलिए, साथ साथ में ये भी हम हमेशा बताते हैं, विश्व में प्रथम तेल कुआं कहां पर खोदा गया था? यूएसए में खोदा गया था, यूएसए में। यूएसए में कहां पर? यूएसए के कहां पर लिख देते हैं, पेनिसिलिना में, ठीक है। अब यहां पर ये पेट्रोल जो होता है, ये जो तेल होता है, ये जीवाश्म ईंधन या पेट्रोलियम से निकलता है ना, पेट्रोलियम जो होता है ये जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन जो करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर दब चुके होते हैं पेड़ पौधे और साथ में जीव जंतु, जो जीव जंतु होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो कोयले का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? विकल्प कौन सा सही होगा? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए 5 फुट, ऑप्शन ए सही होता है 5 फुट। खेल से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये कहाँ की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है यूएसए की है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है। यहीं पर यह भी जानते रहिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स हैं। इन लोगों के नाम सुन सुन के ना अंदर से इंस्पिरेशन आ जाता है। अगला है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ऑप्शन ए व्लादिमीर द ग्रेट, व्लादिमीर द ग्रेट, व्लादिमीर द ग्रेट ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया, ठीक है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और जानते चलिए, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, यहां पर ये लिख लीजिए, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट है,
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, भैया प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मार्टिन लूथर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मार्टिन लूथर है, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मार्टिन लूथर है। अगला क्वेश्चन है 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम आपको बताना है। आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर दूती या फिर इनसैट 1B। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट से, सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे जल्दी से। 1981 में विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी एप्पल है, ऑप्शन बी एप्पल है। तो 1981 में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित भारत का पहला जो जियो स्टेशनरी उपग्रह है उसका नाम एप्पल है, ठीक है। एप्पल दूरसंचार उपग्रह है। ये एप्पल को 19 जून 1981 को छोड़ा गया था, 1981 को छोड़ा गया था। और जो इनसैट है ये बहुउद्देशीय उपग्रह है, ये दूरसंचार से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन के लिए है और ये बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, जैसे उपग्रह के लगभग कई उद्देश्य के साथ उपग्रह छोड़ा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे, क्या आगे क्या भरा जाएगा? चलिए ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? दिमाग लगाएंगे तभी सही होगा, दिमाग लगाएंगे तभी सही होगा, थोड़ा सा दिमाग। ऑप्शन यहां पर हमारा देखिए सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, विद्युत चुंबकीय। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये असत्य होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ध्वनि तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। दाब वो कैसे लिख दिया गया इसमें? वैसे विकल्प भी सही नहीं दिया गया इसमें ना, ये असत्य वसत्य, बस इतना ये समझिए। ध्वनि तरंगे अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय, अगर चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए ध्वनि तरंगे क्या विद्युत चुंबकीय होती हैं, तो आपका उत्तर होगा कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, आपको यहाँ पर जानिए, इससे संबंधित ये मत, इस पर जाइए मत। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापते किस में है? ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में, हम वही क्वेश्चन कवर करें जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जिसके आने के चांसेस होते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाना है वही हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और इसे मापा जाता है डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापता है। और ये ध्वनि तरंगे जो होती है निर्वात में नहीं जा सकती, यानी कि निर्वात में इनका गमन नहीं होता। निर्वात जहां पर हवा ना हो वहां पर इनका गमन नहीं होता है। ध्वनि की चाल जो होती है किसमें सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये अलेक्जेंडर जरूर मिलते हैं, एक बार तो जरूर ही आ जाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, प्रोटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पहले एंटीबायोटिक थी और 1928 में किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये खोजी गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? हाँ, फंजाई से प्राप्त होता है।
कावक जिसे कहते हैं। चलिए, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, विलिस कैरियर। विलिस कैरियर, तो आपको बताते चलते हैं, इन विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार विलिस कैरियर के द्वारा किया गया और इसका प्रयोग भी। ऑप्शन ए सही हो जाता है विलिस कैरियर। ठीक है, चलिए, एसी से क्या किया जाता है कि भाई जो भी सामान्यतः जो जलवायु होती है वो मानव स्वास्थ्य के अनुकूल इसको बनाने की कोशिश की जाती है। अब गर्मी में तो इतनी गर्मी है, तो अगर आपकी बॉडी नहीं सह पाती है तो एसी उसके टेम्परेचर को क्या करती है, डाउन करती है, थोड़ी सी ठंडक प्रदान करती है। एसी का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट होता है उसका, जितने से भी किया जाए। 18 भी होता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मेरे यहाँ पे 18 डिग्री। वैसे क्या है कि लगभग 23 डिग्री से माना जाता है, लेकिन अब जैसा जैसा रिमोट में आपके आए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाता है, मेरे में 27 तक पहुँचता है शायद, जो भी है 25 ही डिग्री होता है, 25 डिग्री भी होता है। अच्छा, 25 से 27 डिग्री दोनों में ये रहता है कि रूम का टेम्परेचर होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आए। ऑप्शन कौन सा सही होगा, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आए थे कि कौन सा ये कीटनाशक है। ऑप्शन ए सही हो जाता है एडोसल्फान है, एंडोसल्फान है, इंग्लिश की तरफ बढ़ा करिए, इंडोसल्फान है। इंडोसल्फान एक मतलब कीटनाशक को छिड़कने से उस क्षेत्र के मानव और अन्य प्राणियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा था। तो ये जब पता चला तो ये इसका तो फिर ये खोजा गया कि ना ये रसायन कौन सा है, तो ये एंडोसल्फान था। बच्चे की मानसिक विकार की समस्या आई और छिड़कने से अधिक उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद से जो रिजल्ट ये निकलता है ना कि शरीर पर, बच्चों पर हानिकारक इफेक्ट डाल रहा था, तो उसके बाद से उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। तो ये करंट में था, करंट का क्वेश्चन जो कि जीएस बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, हरियाणा, केरल, असम या फिर मध्य प्रदेश। विकल्प कौन सा सही होगा। मैथ वालों को साइंस कैसे हो सकता है भाई, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है, वैसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, और ये इतनी अजीब चीजें क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। मैथ वालों को, मैथ वाले साइंस वाले मैथ कैसे पढ़ेंगे भाई, ग्रेजुएशन लेवल का है, आसान सा थोड़ी ना आता। वो जैसे मतलब सी सैट टाइप में या फिर हल्का सा आ जाता है कि मतलब आपको पासिंग मार्क वाला होगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी सही हो जाता है मध्य प्रदेश का। एमपी का है भाई, एमपी का है, लो तुक्का मारो भाई, तुक्का मारो, तुक्का मारो। चलिए करते हैं जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है, चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, क्रोमैग्नन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। भिन्न कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होता है, भिन्न। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, वेरी गुड, डी, पीतल। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, सभी की रिप्लाई फास्ट आनी चाहिए, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी हुई होती है। टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है उसकी सतह कंक्रीट की बनी हुई होती है, ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। आप लोग की रिप्लाई आएगी तभी तो बढ़ेंगे। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर पर लगाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी पर लगाएं। ऑप्शन ए सही हो जाता है।
राष्ट्रगान, और ये होते हैं रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आता है धीरे धीरे से। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उनके घर में नजर बंद कर लिया गया था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, गैलीलियो गैलीली। इसमें पता है हेलियोसेंट्रिज्म जो था ना, ये होता है कि इसमें जो मतलब जितने भी ग्रह वगैरह होते हैं, प्लैनेट वगैरह होते हैं, वो सभी सूर्य के, मतलब ये जो हेलियोसेंट्रिज्म था ये कहता है कि सूर्य केंद्र में होते हैं, जो सूर्य होते हैं वो केंद्र में होते हैं और सारे प्लैनेट इसके इर्द गिर्द होते हैं। हेलियोसेंट्रिज्म यही मतलब है कि ये सेंटर में होते हैं, सन सूर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? बडिंग के द्वारा प्रजनन एनेलिडा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, ओजोन क्षय। ऑप्शन डी, ओजोन क्षय। ओजोन का डिप्लीशन ध्वनि प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है आप लोग बताइए, अभी बताया गया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुगल साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन ए सही हो जाता है, बाबर के द्वारा की गई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, ऑप्शन बी, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डेनिस टिटो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ऑप्शन बी सही हो जाता है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? एकमात्र आधार बी से हो जाता है ब्रोमीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ये है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन ए सही हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वर्ल्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? ऑप्शन ए सही हो जाता है चीन ने। किस भारतीय ने 2014 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये थे कैलाश सत्यार्थी, किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। अगला क्वेश्चन, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो ये विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है प्यादा है। 2015 में फिल इन द ब्लैंक ग्रह पर जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियरों की खोज किसके द्वारा की गई? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, यहाँ पर मंगल ग्रह भरा जाएगा, तो मंगल ग्रह पर। अगला है यूनिक्स, UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? किसका ट्रेडमार्क है ये है ऑप्शन बी से हो जाता है बेल लैबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। और ट्रेडमार्क के बारे में आपको मैंने बताया है, ठीक है। ट्रेडमार्क किसी कंपनी या ब्रांड का प्रतीक चिन्ह होता है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पाया जाता है? किसमें स्थित है? गुजरात, ऑप्शन ए सही हो जाता है। सफेद रेगिस्तान, ये जो नमक नहीं होता, नमक की वजह से पूरा सफेद दिखने के कारण ये कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? सबसे कम ऑप्शन सी सही हो जाता है लाल के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? लास्ट में आप लोग ये रिवीजन का जो सेशन होता है जरूर किया करिए।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है RTE है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, ऑप्शन ए सही हो जाते हैं 3:2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है एशिया का सबसे पुराना, ऑप्शन बी सही हो जाता है असम है। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है 5 फुट। बैडमिंटन का जाल, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? ऑप्शन ए व्लादिमीर द ग्रेट। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन बी एप्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसको तो छोड़िए, हमको ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, लेकिन हमने आपको जो यहाँ पर डिटेल में बताया वो आप ध्यान से मतलब समझ गए हैं तो बढ़िया है, वहां से सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो बस इतना जानते रहिए, विद्युत चुम्बकीय ये तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। अगला क्वेश्चन है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये है पेनिसिलिन थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन है 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाता है विलिस कैरियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नजर में आया था? तो ये था एंडोसल्फान। ऑप्शन ए सही हो जाता है एंडोसल्फान। अगला है मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का। ऑप्शन डी सही हो जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन डी सही होता है मध्य प्रदेश। चलिए ये आज की क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन हो गया। आज की क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन, कल के क्वेश्चन का भी कर लेते हैं एक बार जल्दी से। कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन देखते हैं कहीं आप लोग भूले तो नहीं है। और एक चीज है, यहाँ पर हम इसके बाद जितनी सारी क्लासेस करा चुके हैं ना, एक दिन एकदम से रिवीजन ही करवाएंगे आप लोगों का, पूरा रिवीजन। कम पढ़ेंगे लेकिन जो पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आ जाते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा तैयार की गई थी? आप लोग रेडी हैं? आप लोग तैयार हैं सुपरफास्ट रिवीजन के लिए? पिछली क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन करने के लिए तैयार हैं? चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाता है सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? पहली बार। चलिए भाई आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, एक दिन आप पीछे क्या हो जाता है, आप लोग तुरंत भूल जाते हैं, तो ये चेक किया जा रहा है आप लोग भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं। महिलाओं ने पहली बार, आप लोगों की रिप्लाई उतनी स्पीड से क्यों नहीं आ रही है? और सभी लोग कहाँ गए? एकदम से मतलब मस्त हो गए, सोने के लिए चल दिए नहीं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा वेरी गुड बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन जूम कर देते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए मार्स हो गया, नेपच्यून और सैटर्न, ये सभी हो गए, क्या हो गए? ये सभी आपके ग्रह हैं। और ये जो साइरस है ये है आपका तारा, ये बताया गया ना। ऑप्शन ए ये डिफरेंट है, भिन्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए,
कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो एप्रोम, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, लियो, LEO, ये प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाता, पटना, ऑप्शन बी सही हो जाता, पटना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? अच्छा, हमें लगा सब सही सलामत है कि नहीं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, नेपाल। बहुत बढ़िया, 100%। हमेशा ये टारगेट रखिए कि जितना कुछ कराया जाए 100% आप पढ़ते, अगर आप पढ़ रहे हैं तो 100% वो आपकी मेमोरी में होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है, मौर्य वंश। और कल मैंने अशोक के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया था, आप लोग, हमें लग रहा था उस टाइम पे ऊब न रहे हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो आपातकालीन प्रावधान है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, फास्ट रिप्लाई। ऐसे तो आप लोगों पर ना बहुत ज्यादा प्यार उमड़ने लगता है कि बच्चे हमारे एकदम से सिंसियर होकर के जुटे पड़े हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, जर्मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो विकल्प में ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, शुक्र ग्रह। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। स्पीड अगर स्लो करनी हो तो आप लोग बता दीजिएगा, अगर स्पीड आप लोग स्लो चाहते हैं तो, वरना ऐसे ही फास्ट भागते रहेंगे। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विकल्प कौन सा सही होगा? रामखेलिया, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, बिहार, ऑप्शन सी बिहार है। नेक्स्ट है, हाँ शुक्र के साथ बुध है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 1948, ऑप्शन ए 1948 में। NaCl, सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, नमक का है। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, जामा मस्जिद, दिल्ली। ठीक है, और ये बादशाही मस्जिद लाहौर का, ये किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किला कोना मस्जिद दिल्ली की हमने आपको बताया था, ये किसने करवाया था? ये शेर शाह ने। और ये दिल्ली का जो पुराना, दिल्ली के पुराने किले में स्थित है ये। और ये कोना है मस्जिद भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद कही जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? स्मैश, वुड शॉट, हेयर पिन शॉट, या कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो चौथा ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, स्मैश है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, तट पर मछली पकड़ना, ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर टार्डीग्रेड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, टार्डीग्रेड, ऑप्शन सी। ये करंट का क्वेश्चन था जो जीएस में चेंज हो चुका है, यानी कि उस समय ये चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, जब थोड़ा दिन बीत जाता है तो ये जीएस में पूछ लिया जाता है। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं? जब हम इनके आवास को विखंडित करते हैं। आवास का विखंडन इसका सबसे प्रमुख कारण है, आवास का विखंडन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य यही है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब ये उल्टा होता है, यही कथन सत्य है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट। ऑप्शन सी से हो जाता है पृष्ठ प्रति मिनट, ppm। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? एक्स किरण की खोज किस जर्मन वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, विल्हेल्म रोएंटगेन ने। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिचब्लैंड से, रेडियम पिचब्लैंड से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है वो कितनी रह जाती है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये आधी घट जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, आधी ये घट जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही हुआ था? ऑप्शन डी सही हुआ था, फैट। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? मानव शरीर में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है? तो विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? लाल रक्त कोशिकाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लाल रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सही हो जाता है, जम्मू और कश्मीर में। क्या बात है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का मतलब क्या है? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या मतलब है? होमो सेपियंस का मतलब है ऑप्शन सी से हो जाता है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन सी से हो जाता है बुद्धिमान आदमी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बात तो ये 25 वर्ष तो होगा, 25 वर्ष दोनों में है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो विकल्प बी की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाता है 25 वर्ष। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष होना जरूरी है और साथ ही साथ वो लोकसभा का सदस्य भी हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी एकदम से फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है दक्षिण सूडान। ये किससे अलग हुआ था? सूडान से ही अलग होकर के स्वतंत्र हुआ, तो 2011 में इसे स्वतंत्रता मिली। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। ऑप्शन ए सही हो जाता है, डायर ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब होते हैं। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है यूरी गागरिन। ये यहाँ पर आज के
जो रिवीजन थे वो कंप्लीट होता है। कल का भी हम लोगों ने कर लिया, अब साथ साथ में करेंगे परसों का जो रिवीजन है वो भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से आप लोग थक चुके हैं क्या? उम्मीद है कि आपका जवाब नहीं ही आएगा, उम्मीद है कि आपका जवाब नहीं होगा, आप लोग नहीं थके हैं। थक चुके हैं? चलिए, थके हैं फिर भी लगे रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? रिप्लाई विकल्प के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी। क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर बी सही हो जाता है, भारत। ऑप्शन बी भारत है। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? रूस का है ना। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत से जो बड़े देश हैं, रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में 8वां स्थान हमने आपको बताया है और 8वां है अर्जेंटीना का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक भूशुकर और एक भूवृक्क के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी। ये भूशुकर ये सुअर जैसा दिखता है और जो भूवृक्क होता है ये लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आप लोग थके नहीं हैं तो वेरी गुड, थके नहीं हैं तो लगे रहिए, अगर लगे हैं तो मिलेगा ज़रूर। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक मिशन ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाता है। और जेम्स वाटसन और क्रिक का जो मतलब नाम आप लोग मतलब एक कन्फ्यूजन होता है, या कन्फ्यूजन की बात नहीं होती, बार आप यही नाम सुने होते तो इसी की तरफ चले जाते हैं। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था ये इन्होंने प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस क्रिक, ये तो उसी क्वेश्चन का है। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन गुरु शिखर, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। रुकना हमें आता नहीं है, झुकना कभी सीखा नहीं है। जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे कदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ब्यास। ऑप्शन बी ब्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किसकी वजह से मतलब ले रहे हैं हम? ऊर्जा दक्षता की वजह से। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऊर्जा दक्षता की वजह से। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें समानता का पता करना है। जो पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीविया और ईमू है, ये सभी कैसे पक्षी हैं? ये जो कि उड़ नहीं सकते, ये सभी उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का जो सिद्धांत है सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1905 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सीवी रमन के बारे में गलत है, ऑप्शन डी, बाकी सब सही। 1954 में भारत रत्न से 1954 में, जल्दी के चक्कर में 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 1988 में तमिलनाडु में इनकी पैदाइश हुई थी। 1927 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पर इनका हो जाता है गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहां पर होती हैं? अनैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं, ऑप्शन सी से हो जाता है, दिल में होती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बौधायन मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन बी से हो जाता है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। ऑप्शन बी। एक मिनट भाई, ये भी गलत है। 1988 में तमिलनाडु में इनका जन्म कैसे होगा? 1930 में नोबेल पुरस्कार, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए ये भी गलत है, जन्म इनका 88 में कैसे हो सकता है? ये सी भी गलत है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन,
जोकिन अल चापो गुजमैन, ये कौन है? ये देखिए मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है ये, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी एंटी मैटर, ऑप्शन बी प्रतिकण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड किसमें पाया जाता है? एथेनोइक एसिड, ऑप्शन सी सफेद सिरका। और आपको मैंने सारा यहाँ पर बताया था ना कि एथेनोइक एसिड, इसका जो एथेनोइक एसिड का साधारण नाम है एसिटिक अम्ल है। एथेनोइक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है CH3COOH था ना। और नींबू में कौन सा रस पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरे में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में मैंने आपको बताया था, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो लाल रक्त प्रदान करता है। और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से ये बताया गया था। अगला है, बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदीश्वरा विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन बी सही हो जाता है, ग्रेनाइट से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट है जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो ये अलग होती है, ऑप्शन डी से हो जाता है गोंडवाना लैंड से। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, ये किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूजेनिक्स, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, यूजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, यूएसए में एक जहरीला पौधा है ये, सी। एक कर्ण सीपी क्या है? एक कर्ण सीपी क्या है? ऑप्शन डी एक भक्षणी समुद्री घोंघा है ये। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, तमिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी होंगे, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, लाइफ ऑन माई टर्म्स। लाइफ ऑन माई टर्म्स ये किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स, ऑप्शन ए सही हो जाता है शरद पवार की, ऑप्शन ए सही होता है शरद पवार की। नेक्स्ट है, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? एक मिनट, इसे थोड़ा सा करेंगे छोटा। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? ये कब शुरू किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस ये कब शुरू किया गया था? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, 9 जनवरी 2003 को। इस दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है वेंकटाद्रि पर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि जैसे हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है जुलाई 2014 में, ऑप्शन बी जुलाई 2014 में। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी वाराह मिहिर है। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों में ही वैध माना है? तो किसने कहा कि ये विवादाग्रस्त है? ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है अजय शर्मा, ऑप्शन सी अजय शर्मा। निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं? किसमें? ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाता है चुंबक पत्थर, ऑप्शन डी चुंबक पत्थर।
पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है, ये देखिए आ गया ना फिर से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पूछे भी पड़े जाते हैं भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे, प्रथम एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मैमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वो कौन सा है? मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित कौन सा नहीं है? चूहा है, छिपकली, बिल्ली है, सुअर है? ऑप्शन बी छिपकली। ये सरीसृप वर्ग में आता है, रेप्टिलिया में आता है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया का, कुकुरमुत्ता, वायरस या फिर परजीवियों का अध्ययन किया जाता है? कवक विज्ञान में, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का। ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता भी कवक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है, मक्तुर गांव। मिलियोडोसिस, मिलियोडोसिस क्या है? मिलियोडोसिस ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, देखिए सी है, संक्रामक रोग है। और टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन सी संक्रामक रोग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा डी से हो जाता है, गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सी। सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए पशु निद्रा है। ऑप्शन ए पशु निद्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेराकोटा, टेराकोटा आर्मी, ये टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, ये किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? ये उत्तर यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए चीन, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की और कल की और साथ साथ में परसों के जो मतलब क्वेश्चन थे उसका सुपर फास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। तो अंदर से कैसा लगा? आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? जो पिछली क्लास थी, देखिए एक दिन पहले आज की हम लोगों ने करी, आज हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया, उसका सुपर फास्ट रिवीजन, कल के क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन और फिर उसके पहले एक दिन का सुपर फास्ट रिवीजन किया। तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस का लेवल तो बढ़ा ही होगा ना? कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पक्का बढ़ा होगा, है ना? बहुत अच्छा लगा। चलिए आज के सवाल की तरफ बढ़े। आज का सवाल पूछ लिया जाए। चलिए आज का सवाल नोट करिए। आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? योग्य? चलिए, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन, लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है, लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है? चलिए, और क्वेश्चन पूछा जाए? अगर आप लोग तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस
इससे रिलेटेड नहीं था, क्लास से रिलेटेड नहीं है, चलिए वो बताइए। हुमायूं नामा की रचना किसने की? 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 चलिए और एक क्वेश्चन, दीन पनाह एक नगर स्थापित किया गया, दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये आप बताइए। सही है। ये आप लोगों से मैंने आज के सवाल में पूछा है, लेकिन ये 3 सवाल आपके क्लास से रिलेटेड थे, तो इसका उत्तर आपकी क्लास में मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए नेक्स्ट क्लास में हम ना बता पाए तो अभी इसको हम बता देते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम इसकी कौन थी? सिस्टर थी। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने करवाई थी? ये भी हुमायूं ने की थी। कब? 1533 में की थी। ठीक है, 1533 में की थी। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? आप लोग अगर तैयार हैं तो फिर हम पूछे, नहीं तो अगर सुना है फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान सा हो गया। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। चलिए, अच्छा ये बताइए, कुछ भौगोलिक उपनाम अगर आपसे पूछते हैं तो आप बताते चलिए। भौगोलिक उपनाम अगर हम पूछते हैं, ठीक है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर। झीलों का नगर, अरे भाई झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। क्या हो गया सबको? झीलों का नगर श्रीनगर। अब देखिए, हमको लगा बड़ा आसान सा है। झीलों का नगर श्रीनगर है। झीलों का नगर श्रीनगर। क्या बात है। अच्छा, फलोद्यानों का जो स्वर्ग है, फल के उद्यानों का स्वर्ग, फल के उद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? फल के उद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? फल के उद्यानों का स्वर्ग किसे कहते हैं? फल के उद्यानों का स्वर्ग। भाई आप लोग की तैयारी कैसी है? सिक्किम को कहते हैं, सिक्किम। फल के उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर कपूरथला को कहते हैं। आप लोगों की तैयारी आप देखिए, खुद देखिए कैसी है। गोल्डन सिटी, ये बहुत आसान सा है, सभी बता ले जाएंगे। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? गोल्डन सिटी
गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? गोल्डन सिटी अमृतसर, वेरी गुड, अमृतसर हो गया, अमृतसर, गोल्डन सिटी अमृतसर। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? बहुत स्लो है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, कोयला नगरी, कोयला नगरी किसे कहते हैं? कोयला नगरी धनबाद। उपनाम से कौन सा फेमस है, ये पूछा जा रहा है। उपनाम है मेनली, ठीक है। अच्छा, ये बताइए भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए ये क्लास का क्वेश्चन आप लोग बताते चलिए, फिर यहां पर क्लास को कर देते हैं कंप्लीट। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आप लोग थक चुके हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? मैम मेरा पीसीएम में ग्रेजुएशन किया, मैं सोशल साइंस से भर सकते हैं? नहीं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार भरना है भाई, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार भरना है। भाखड़ा नांगल परियोजना, वेरी गुड, सतलज नदी पर। अच्छा, हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ पर है? हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? प्रथमेश कुमार, ठीक है। हमने तो स्टार्ट किया था, एसएसटी भी स्टार्ट किया था, साइंस भी स्टार्ट किया था। आप लोगों के रिस्पॉन्स जब कम आते हैं, आपको पता है वो पूरा हमको बनाने में पूरा 2 दिन लग जाता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। हर जगह से पता नहीं कितनी बुक से तो हम मैटर कलेक्ट करते हैं, कितने सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, फिर वो एक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। वैसे पता है कहीं ना कहीं से आप जरूर कलेक्ट कर ले जाएं, लेकिन कलेक्ट करने में ना जो आपके पास इतना 1 महीने का टाइम है ना, वो कलेक्ट करने में ही कम पड़ जाएगा वो टाइम, बस इतना है। वैसे आप लोग इस लेवल पर हैं कि उसमें अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खोज करके पढ़ लेंगे, लेकिन वो खोजने में जो आपका टाइम बच रहा है ना, वो काम हम कर देते तो बच जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग थक चुके हैं तो क्लास को करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं फिर कल मिलेंगे जागरण क्लास 10:30 बजे। आप लोग जरूर आइएगा और सारे क्वेश्चंस, ये जितना हमारा हमेशा टारगेट रहता है जो भी आप पढ़ें सॉलिड पढ़ें। और यहाँ पर आपको टाइम टेबल बता देते हैं। टाइम टेबल आपका है, देखिए 1 डे एग्जाम्स 2.0 पर है, 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास देखने को मिलती है, और वहाँ पर साथ साथ में करंट के साथ जीएस भी हम कवर करवाते हुए चलते हैं। और 1 डे एग्जाम टारगेट पर, 1 डे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की क्लासेस जो होती हैं, 1 डे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग 10 बजे होती हैं, और दोपहर के 3 बजे प्रैक्टिस सेट कवर करवाया जाता है सर के द्वारा, उसे ज़रूर करिए। और फिर उसके बाद होता है 10:30 बजे हमारी जागरण क्लास होती है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और एसएसटी और साइंस हमने कहा है आप लोगों का बुक पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करवा देंगे। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट सच में आएगा, जब भी थ्योरी क्लास चलती है आप लोग एकदम से गायब रहते हैं, तो वैसे भी टीचर का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। भाई पढ़ना आप लोगों को है, पढ़ाना हमें होता है, तो फिर यही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, फॉर्म हो सकता है में, ये फॉर्म में है तो क्या मैं साइंस ले सकती हूँ? मैथ लेना पड़ेगा। वी फार्मा ये मैथ, ये तो साइंस ही ले सकते हैं ना वी फार्मा वगैरह वाले, लेकिन मैथ, ये साइंस और मैथ का कॉन्सेप्ट देखिए भाई, हम क्लियर बता रहे हैं, साइंस और मैथ का जो कॉन्सेप्ट है मेरी समझ में नहीं आ रहा,
और जो मेरी समझ में आ रहा है वो हम लोग को आप लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए साइंस और मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, मेरे अकॉर्डिंग साइंस और मैथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन की जो साइंस और मैथ है चेंज है भाई, अलग है। और जो जूनियर लेवल पर वैकेंसी मतलब टीचर भरे जाते हैं ना, वो सब्जेक्ट के अलग होते हैं। जैसे आपने एसएसटी का टीचर आपने रख लिया, हो गया सोशल साइंस का। लैंग्वेज का अलग रख लिया आपने, लैंग्वेज में आपने यहाँ तक हिंदी बांट दिया, हिंदी इंग्लिश संस्कृत बांट दिया। साथ ही साथ में जब साइंस और मैथ की बात आती है, पता है साइंस टीचर अलग होते हैं, मैथ्स के टीचर अलग होते हैं। तो साइंस के टीचर साइंस पढ़ाते हैं, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री हो जाता है उनका एक ही साथ। मैथ्स के टीचर मैथ पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर साइंस के जो बच्चा ग्रेजुएशन में साइंस लिया है भाई, जिसने साइंस पढ़ा है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री और लास्ट में बॉटनी या केमिस्ट्री या फिर बॉटनी जूलॉजी या फिर जैसा कॉम्बिनेशन रहता हो, वो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ेगा भाई इतनी ज़्यादा। तो अलग चीज़ें होनी चाहिए जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं इस पर समझ आ रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन में ऐसे दिया गया करना यही चाहिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, साइंस अगर कोई भी बच्चा मैथमेटिक्स का है, वो कैसे बॉटनी की, वो पूरा उसको तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। मैथ्स का बच्चा साइंस तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, और साइंस का बच्चा तो मैथ। अब ये ऐसा नहीं है कोई सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा भाई, जब सब्जेक्ट की चीज़ें आ जाती है ना, ग्रेजुएशन से ऊपर के लेवल की पूछी जाती है। ग्रेजुएशन से ऊपर की लेवल छोड़िए, ग्रेजुएशन लेवल की पूछी जाए वही बहुत है। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो बड़ी दिक्कत है, और इससे उसमें सुधार करना चाहिए। और यही तो वेट किया जा रहा था ना कि कुछ आ जाए, सही से कंफर्म हो जाए। देखिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट पेपर में कैसे क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट पेपर में भी मान लीजिए अभी उसमें ऐसा हो जाए, ये है वो है, अभी फर्स्ट पेपर में भी कंफर्म नहीं है। उसमें कुछ मान लीजिए सभी के लिए कुछ जानकारी वाली चीज़ें जोड़ दी जाएंगी, हिंदी जोड़ दी जाए, ये जोड़ दी जाए, ये भी चांस है। और फिर उसके बाद मैथ और साइंस का तो भाई बहुत बंटाधार है इसमें। हम बता रहे दोनों अलग होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए 100%। लेकिन जिस तरीके से इसमें दिया गया है तो लगता है एक ही है चीज़, ये होना ये चाहिए, लेकिन दिया ऐसे गया है। और अगर दिया ऐसे गया नहीं दिक्कत होती है, बच्चे क्यों परेशान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ गई आप लोगों का कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए जिस हिसाब से दिया भाई, देखिए तो वो तो सही है ना। जो सामान्य ज्ञान हो गया वो 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भाषा शिक्षक के लिए संस्कृत हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक ये हो जाएगा, 100 MCQs हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन हो जाएगा, 100 MCQs हो जाएगा और 100 नंबर का। फिर विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए विज्ञान और गणित दोनों दिया गया है, दिया तो दोनों गया है, क्या किया जाए। लेकिन होना ये चाहिए था जैसा हम कह रहे हैं, ठीक है, जैसा मतलब आप लोग भी सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ऐसा है। और उसी में अगर हेडमास्टर के लिए होना है तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन हो जाएगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का हो जाएगा, यही है ना। तो चीज़ें कंफ्यूज करने का मतलब परेशान तो कर रही है ना। तो ये है तो ये तो मैंने भी देखा है, लेकिन है उसमें क्या किया जाए भैया। बेड़ा पार हो गया SST वालों का और लैंग्वेज वालों का। साइंस के बच्चे फंस गए हैं, ये बात तो सही है, साइंस के बच्चे फंस गए हैं। थ्योरी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दे। किस थ्योरी से रिलेटेड? तो साइंस का हम कवर करवा रहे हैं ना, साइंस का हम कवर करवाएंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक कवर करवाएंगे। वैसे भी आप देखिए साइंस और मैथ अगर दोनों जुड़ेगा कितना बड़ा सिलेबस हो जाएगा बच्चों के लिए। एक ही सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से और भी जुड़ जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा।
साइंस वाले ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हाँ वो तो मुझे देखिए वो सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन वाली बात है। जिनका एसएसटी उनको भी हिंदी पढ़ना, एसएसटी है तो हिंदी, आप लैंग्वेज क्यों पढ़ेंगे? एसएसटी है तो हिंदी ना पढ़िए ना, एसएसटी वालों को हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेटर है, आईएएस की तैयारी बेटर है, और टीचिंग से मैक्सिमम ना जो पीसीएस की पोस्ट है वो भी बेटर नहीं है। पीसीएस में एक दो पोस्ट टीचिंग से बेटर है, बाकी और नहीं है। उड़ीसा महामंडल, अरे भाई एक ही देखिए, श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं, सब एक ही है। श्रीनगर, उदयपुर, भोपाल, ये सभी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, बीएससी करने का दुख नहीं होना चाहिए, हो सकता है सारी चीज़ें सही हो जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर ना, चलिए मिलते हैं फिर मॉर्निंग में सुबह करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।